नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान सुचारू रूप से जारी। 1 बजे तक 37% से अधिक मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शेष चरणों और मणिपुर विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास संबंधी बजट घोषणाओं पर वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकारें समय अवधि में भूमि संबंधी रिकॉर्ड और इसके सीमांकन का कार्य आधुनिक तरीके से करें। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 176 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.42%। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात से कश्मीर घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बेंगलुरु में पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संकट के राजनयिक समाधान के लिए रूस तैयार। भारत में रूस के राजदूत ने आशा व्यक्त की कि भारत और रूस साझेदारी मौजूदा स्तर पर जारी रहेगी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लखनऊ में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, कर्नाटक की उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने 16 वर्ष की आयु में उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई और फिर गिरफ्तार किया गया। कारागार अवधि के दौरान उन्होंने भाषण दिए, कताई बुनाई की शिक्षा दी और प्रभात फेरियों का आयोजन किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंबाबाई। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और हमारे भाग्यशाली विजेता हैं मोहाली पंजाब के गुंजन ठाकुर। मेरा नाम गुंजन ठाकुर है। मैं मोहाली पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन सुनती हूँ। मेरे पापा मम्मी मुझे आकाशवाणी समाचार सुनने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मैं एकदम अपडेटेड रहती हूँ। मुझे अमृत महोत्सव क्विज का विजेता चुनने के लिए शुक्रिया आकाशवाणी समाचार। पूरे पंजाब की ओर से आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 28 फरवरी को पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। 1 बजे तक 37% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की अवधि 1 घंटे बढ़ा दी है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर वोटिंग मशीन के साथ मतदान पुष्टि मशीन वीवीपैट का भी उपयोग किया जा रहा है। और अब ताजा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ अपने संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास।
सुशील, मतदान कैसे चल रहा है और किन प्रमुख उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है? देखिए विमलेंदु, मैं इस समय बीकेटी में मौजूद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर हूं। बीकेटी बख्शी का तालाब विधानसभा सीट है जो कि लखनऊ में आती है और भारतीय जनता पार्टी के योगेश शुक्ला यहां पर हैं और उम्मीदवार हैं। और इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे गोमती यादव हैं, वो इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा मतदान हो रहा है, तमाम जगह अच्छी तादाद दिख रही है युवाओं की। खास तौर पे वो वोटिंग के बाद जो है सेल्फी ले रहे हैं और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी का बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा कि तीसरे चरण में जहां की कानपुर और आसपास के इलाकों में, शहरी इलाकों में वोटिंग जो है वो सुबह बड़ी धीमे अंदाज में शुरू हुई थी और दोपहर में जाकर के उसमें थोड़ा सा रंग आया था। बजाय उसके लखनऊ में सुबह से ही हमें तमाम कतारें नजर आ रही हैं, लोगों की भीड़ नजर आ रही है। पोलिंग बूथ पर अच्छी खासी पोलिंग हो रही है, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है, बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। शांतिपूर्वक मतदान है, कहीं से किसी प्रकार के अप्रिय घटना की कोई जो है खबर नहीं मिली है। और कई प्रमुख उम्मीदवार इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमें पता है जयप्रताप सिंह जो मंत्री हैं वो बिंदकी से लड़ रहे हैं अपना दल के टिकट पर, जो कि वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, जो है प्रमुख उम्मीदवार हैं। अदिति सिंह, कई प्रमुख उम्मीदवार हैं और ये सीटें जो है बड़ी मिक्स पैटर्न पर हैं। आप देखें कि इसमें पीलीभीत और उधर तराई के इलाके लखीमपुर वगैरह भी हैं, यहाँ पर बांदा और फतेहपुर हैं, बुंदेलखंड के भी इलाके हैं, तो ये सेंसिटिव एरियाज भी हैं। अच्छा मतदान हो रहा है, काफी शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। विमलेंदु। सुशील, सुरक्षा प्रबंध कैसे हैं और खासकर इस कोविड काल के दौरान? विमलेंदु, चुनाव आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कोविड से बचने के लिए जो जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं, आप थर्मल स्कैनिंग हर पोलिंग बूथ पर है, उसके अलावा मास्क पहनने पर जोर है, उसकी ताकीद की जा रही है। इसके साथ ही हैंड सैनिटाइजर वगैरह है, वो कोविड से जुड़े सारे इंतजाम है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। लगभग 3800 से ज्यादा जो है वो पोलिंग बूथ क्रिटिकल माने गए हैं, उनकी विशेष सुरक्षा की जा रही है। 7000 से ज्यादा जो है वो राज्य पुलिस के जवान इस पोलिंग बूथ की सुरक्षा में तैनात हैं। 860 से अधिक जो है वो अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात हैं और इसके अलावा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जो है वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, सभी पोलिंग बूथों का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षित तरीके से मतदान हो रहा है और लोग भी इस जो है सुरक्षा को कायम रखने में अपना योगदान कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी विमलेंदु। धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में बड़ी संख्या में मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इस चरण का मतदान 27 फरवरी को 61 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इनमें 12 जिलों के अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 9 सीटें शामिल हैं। राज्य के बाकी चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए भी प्रचार जोरों पर है। स्टार प्रचारक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जनसभाएं कर रहे हैं। घर घर जाकर प्रचार और वर्चुअल अपील भी जारी है। छठे चरण के लिए 57 विधानसभा सीटों पर कुल 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान अगले महीने की 7 तारीख को 9 जिलों की 54 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इसके साथ ही असम में माजुली सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव भी होगा। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा ने भुवनेश्वर गाम को मैदान में उतारा है, तो असम जातीय परिषद के चितरंजन बसुमतारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने भारती रिंचोंग से तीसरे उम्मीदवार हैं। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद इस सीट से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के त्यागपत्र के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। मणिपुर में पहले चरण के लिए 6 जिलों की 38 सीटों पर 28 फरवरी को मतदान होगा। इनमें 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 8 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। मणिपुर में दूसरे चरण के लिए 10 जिलों की 22 सीटों पर 5 मार्च को मतदान होगा। इनमें से 11 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं। कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में चुनाव प्रचार के प्रावधानों में ढील दी है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार सुबह 6 बजे से प्रचार कर सकते हैं। रात 10 बजे तक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
आयोग ने कहा है कि मणिपुर के दोनों चरणों में चल रहे विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के 5वें, 6ठे और 7वें चरण की असम में माजुली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी के पास बुधवार को शाम 5 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:30 बजे चुनावी हलचल में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों से झलकियां आप सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया है। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रूपरेखा तैयार की गई है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के इलाकों और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सुविधाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ने के प्रयासों का ही हिस्सा है। बजट में जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घोषित किया गया है वो हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत अहम है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी पीएम डिवाइन नॉर्थ ईस्ट में समय सीमा के भीतर विकास योजनाओं के 100% लाभ को सुनिश्चित करने में बहुत मदद करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटीकरण और भूमि सीमांकन संबंधी कार्यों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना समय की मांग है। साथियों, गांवों के विकास में वहां घर और जमीन की प्रॉपर डिमार्केशन बहुत आवश्यक है। स्वामित्व योजना से इसमें बहुत मदद मिल रही है। अभी तक इसके तहत 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। लैंड रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नेशनल सिस्टम और एक यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन पिन एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर सामान्य ग्रामीण की निर्भरता कम से कम हो, हमें ये सुनिश्चित करना है। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन और डिमार्केशन से जुड़े समाधानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना आज की जरूरत है। श्री मोदी ने ब्रॉडबैंड क्षमता के उचित इस्तेमाल के संबंध में जागरूकता लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ पानी के कनेक्शन देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्यों से प्रयास तेज करने को कहा। प्रधानमंत्री ने सरकार की सभी नीतियों और कार्यों के पीछे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को दोहराया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में हमारे संकल्प सभी के प्रयासों से ही पूरे होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज 4 पैराशूट बटालियन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए। बेंगलुरू में पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित समारोह में 11वीं पैरा विशेष फोर्स
21वीं पैरा विशेष फोर्स, 23वीं पैरा और 29वीं पैरा बटालियनों को नए राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए गए। सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने इन बटालियनों के शौर्य और अदम्य साहस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों में भारतीय सेना का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है और सेना नई चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया। पहली बार अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने 1 लाख अतिरिक्त पद भरे जाने, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन और इसके लिए 2000 सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हस्तशिल्प मेले का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। ये मेला आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सप्ताह भर चलने वाले समारोह का हिस्सा है। इसे विशेषकर राजनयिक समुदाय के लिए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर सुश्री लेखी ने कहा कि भारत की कला और शिल्पकला का उत्सव मनाने के लिए आयोजित ये क्राफ्ट मेला आजादी के अमृत महोत्सव मनाने का उचित तरीका है। देश में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 176 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 33,84,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और इस दौरान 31,300 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.42% है। कल 15,102 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 1,64,000 से अधिक लोग उपचाराधीन हैं। आकाशवाणी समाचार के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में मैक्स अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर बलबीर सिंह ने कोरोना से बचाव के उपाय बताए। तो कोविड जो अभी हुआ है, जो ओमाइक्रॉन से हुआ है, उस लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी एज कम्पेयर टू जो लास्ट ईयर अप्रैल में हमने कोविड देखा, वहां लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। तो मेजर डिफरेंस इस फ्लू और कोविड फ्लू में है कि लंग इन्वॉल्वमेंट कोविड में ज्यादा होती है और फ्लू में नहीं होती है। दूसरा आपने पूछा घरेलू उपाय, मेरे हिसाब से कोई घरेलू उपाय यही है कि अपनी प्रिवेंशन करें, मास्क रखें, अगर किसी को घर पे कोविड होता है तो बाकियों का ध्यान रखें। एल्डरली जो बुजुर्ग हैं वो सफर किया है इस वेव में भी, लेकिन ज्यादातर उनमें हुई है जिनकी कोमोर्बिडिटीज थी या फिर उनकी उम्र 30 साल या 85 साल से ऊपर थी। बुजुर्गों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान सुचारू रूप से जारी। 1 बजे तक 33% से अधिक मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शेष चरणों और मणिपुर विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास संबंधी बजट घोषणाओं पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, राज्य सरकारें समयावधि में भूमि संबंधी रिकॉर्ड और इसके सीमांकन का कार्य आधुनिक तकनीक से करें। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 176 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.42% हुई। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात से कश्मीर घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बेंगलुरू में पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संकट के राजनयिक समाधान के लिए रूस तैयार। भारत में रूस के राजदूत ने आशा व्यक्त की, भारत रूस साझेदारी मौजूदा स्तर पर जारी रहेगी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच कल लखनऊ में खेला जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की किसी भी घटना का असर यूरोप तक हो सकता है, उसमें अब दूरी कोई मायने नहीं रखते। पेरिस में हिंद प्रशांत क्षेत्र पर यूरोपीय संघ के मंत्री स्तरीय मंच के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से महासागरों को शांतिपूर्ण, मुक्त और सुरक्षित रखा जा सकता है और उनके संसाधनों का संरक्षण हो सकता है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। भारत में रूस दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने आशा व्यक्त की है कि भारत रूस के बीच साझेदारी मौजूदा स्तर पर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और आशा है सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा।
रूस के खिलाफ प्रतिबंधों और भारत के साथ सहयोग पर पड़ने वाले प्रभावों पर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में दूतावास के उप प्रमुख ने पिछले साल दिसंबर में रूस भारत द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के नतीजों का उल्लेख किया। दोनों देशों ने शिखर सम्मेलन के इतर रक्षा क्षेत्र में 10 साल के सहयोग कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस संकट के कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है, लेकिन देश के हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री पुतिन ने कहा कि रूस इस जटिल मुद्दे के कूटनीतिक हल के लिए खुले मन और ईमानदारी के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। यूक्रेन में कीव से एयर इंडिया की उड़ान कल रात इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। विमान में 240 लोग सवार थे। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया भारत और यूक्रेन के बीच 24 और 26 फरवरी को 2 और विशेष उड़ानें संचालित करेगा। यूक्रेन से लौटने वालों की मांग पर कुछ अन्य भारतीय विमानन कंपनियां भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। यात्रा के लिए बुकिंग विमानन कंपनी के कार्यालय, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंट के माध्यम से की जा सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। विदर्भ मातेच्या कुशीत दिव्य रत्न निपजले, श्रीसंत गाडगे बाबा योगी प्रगटले। आज के इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं समाज सुधारक गाडगे महाराज को। उनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। सरकारी शिक्षक होने के नाते वे आजीविका के लिए अलग अलग गांव में गए और शिक्षा का प्रकाश फैलाया। किसी गांव में जाते ही तुरंत वहां के नालों और सड़कों की सफाई के अभियान में वे जुट जाते थे। गांव के लोग उन्हें जो पैसा देते उससे वे शिक्षा संस्थान, धर्मशालाएं, अस्पताल और पशु गृहों का निर्माण करवाते। शिक्षण नाही केले ग्रंथांचे वाचन, परी असो पंडित विद्वान, दयाना शिकविले शहाणपण। गाडगे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अत्यधिक प्रभावित थे।
उन्होंने पंढरपुर में अपने छात्रावास की इमारत पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को दान कर दी थी। इस सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। वे लोगों को शिक्षित होने का आग्रह करते समय डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण दिया करते थे। वे कहा करते थे कि शिक्षा पर किसी वर्ग या जाति का एकाधिकार नहीं है। बाबा साहेब भी अक्सर उनसे मुलाकात करते थे। वे गाडगे को ज्योतिबा फूले के बाद जनता का महानतम सेवक कहते थे। महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज को हमारा नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी इस्माइल खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे सिंगापुर संघर्ष के दौरान 23 फरवरी 1915 को शहीद हुए थे। इस्माइल खान सिंगापुर में ब्रिटिश भारतीय सेना की 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे। 15 फरवरी 1915 को रेजिमेंट सिंगापुर से हांगकांग के लिए अभियान पर जाने की तैयारी कर रही थी। वहां से सैनिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा जाना था। इस्माइल खान गदर आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने बैरक के निकट क्वार्टर गार्ड से हथियारों की गाड़ी पर गोलीबारी की। अब्दुल गनी और अन्य भारतीय सैनिकों ने भी इस्माइल खान का साथ दिया। इस हिंसक झड़प के उपरांत सैनिकों को पकड़ लिया गया। सैनिकों पर ब्रिटिश सेना की शपथ तोड़ने का आरोप लगाया गया और सिर में गोली मारने की सजा दी गई। 23 फरवरी 1915 को ब्रिटिश साम्राज्य की अपनी बर्बरतापूर्ण नीति के अनुसार जनता में भय पैदा करने के लिए खुले मैदान में 23 भारतीय सैनिकों को गोली मार दी गई। पर क्रांति की ज्वाला भला कहाँ रुकने वाली थी। भारत के इन वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद अब्दुल अली का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह के समर्थन में प्रदर्शन में भाग लिया। मुंबई में युद्धपोत HMIS तलवार के जवानों ने रहन सहन की खराब व्यवस्था और भेदभावपूर्ण बर्ताव के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को हड़ताल कर दी। जवानों ने नौसेना के ट्रकों पर कब्जा कर लिया और विद्रोह के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से मुंबई के लोगों से आग्रह किया। उनके समर्थन में मुंबई में अनेक जुलूस निकाले गए। 23 फरवरी 1946 को मुंबई में प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में अब्दुल अली घायल हो गए और उसी दिन शहीद हो गए। आकाशवाणी समाचार शहीद अब्दुल अली को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज हम शहीद बुस्तु का भी स्मरण कर रहे हैं। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने वर्तमान झारखंड के रांची में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने और विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें 11 अक्टूबर 1858 को काला पानी की सजा दी गई। 23 फरवरी 1859 को अंडमान जेल में हिरासत में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत माँ के महान सपूत शहीद बुस्तु को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज पूरे कश्मीर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। श्रीनगर शहर सहित घाटी के अधिकांश इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान सुचारू रूप से जारी। 1 बजे तक 37% से अधिक मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शेष चरणों और मणिपुर विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास संबंधी बजट घोषणाओं पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, राज्य सरकारें समयावधि में भूमि रिकॉर्ड और इसके सीमांकन का कार्य आधुनिक तरीके से संपन्न करें। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बेंगलुरु में पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।